आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट TY बीकॉम सेमेस्टर 6 का बिजनेस इकोनॉमिक्स और ये लेक्चर नंबर 8 है। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कॉसेस ऑफ टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, राइट, टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड उसके पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर आपने ये दोनों लेक्चर्स नहीं देखा है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, ये दोनों लेक्चर्स आप देखो, फिर उसके बाद ये थर्ड लेक्चर जो है कंटिन्यू करो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेसिक नहीं पढ़ा है, स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है और फिर टाइप्स नहीं पढ़ा है, फिर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस के बहुत सारे पॉइंट्स, राइट। तो वो दोनों लेक्चर्स आप कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद ये लेक्चर्स देखो, ठीक है। वो लेक्चर्स का प्लेलिस्ट जो है लिंक डिस्क्रिप्शन, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, या मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, राइट। वो लेक्चर्स देखो, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करो सो दैट आपको और अच्छे से समझे, ठीक है। और अगर आपने पढ़ लिया है तो आप अपने साथ नोटबुक पेन पेंसिल ले लीजिए और फिर इसको जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कॉसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, पहला हम लोग समझते हैं क्वेश्चन का मतलब, क्योंकि जब हमको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाएगा तो हम आंसर्स खुद से भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे बोला कॉसेस, कॉसेस मतलब होता है रीजन, कारण। मतलब अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डिसइक्विलिब्रियम होता है तो उसके क्या रीजन होंगे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि सर डिसइक्विलिब्रियम केस क्या है। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक होता है रिसिप्ट और दूसरा होता है पेमेंट। रिसिप्ट में आ जाता है एक्सपोर्ट और पेमेंट में चला जाता है इंपोर्ट। सर क्यों? क्योंकि रिसिप्ट में पैसा आता है, इनफ्लो होता है, और पेमेंट में क्या होता है कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो पैसा क्या होता है, आउटफ्लो होता है। तो अगर रिसिप्ट ज़्यादा है, पेमेंट कम है, ठीक है, तो भी सरप्लस, ये केस सरप्लस वाला, इसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं, लेकिन ये भी डिसइक्विलिब्रियम है, ठीक है। एक दूसरा केस होता है रिसिप्ट अगर कम है और पेमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसको डेफिसिट केस बोलते हैं, तो ये भी क्या है, डिसइक्विलिब्रियम है। तो ये जो डिसइक्विलिब्रियम होता है, सरप्लस वाला ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि सरप्लस का जो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स पे नहीं क्रिएट करता है, इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना इसका इफेक्ट होता है डेफिसिट का। तो अगर डेफिसिट आता है, रिसिप्ट और पेमेंट में इम्बैलेंस होता है, ठीक है, तो वो उसके कौन कौन से रीजन है, वो बन जाता है कॉसेस। तो अभी तक हमने क्या समझा, कॉसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अगर डिसइक्विलिब्रियम होता है, मतलब रिसिप्ट कम हो गया, पेमेंट बहुत ज्यादा हो गया। जब डेफिसिट केस होता है डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो उसके कौन कौन से रीजन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसमें जो है जैसे स्टार्ट करोगे, यहाँ पे मैंने लिखा भी, लाइक आप देख सकते हो, एनी डिसइक्विलिब्रियम, एनी डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिजल्ट्स इम्बैलेंस बिटवीन द रिसीट एंड पेमेंट, एज आई डिस्कस रिसीट एंड पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होगा, रिसीट होगा, और इंपोर्ट क्या होगा, पेमेंट होगा। ये दोनों में भी क्या होगा, अगर डिसइक्विलिब्रियम होता है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिसिप्ट और पेमेंट में भी क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा बेसिकली, ठीक है। इसमें भी इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर डेफिसिट वाला केस होता है तो उसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट जो है वो कम है और इंपोर्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि भाई एक्सपोर्ट अपना कम हो रहा है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो डेफिसिट केस होता है तो गवर्नमेंट बैलेंस करने के लिए ढेर सारा अमाउंट बोरो करता है, तो उससे इकोनॉमी के अंदर बैलेंस करना ये एक कंसर्न, एक बहुत जो है इशू रिलेटेड है, इसको सॉल्व करना चाहिए। तो ये कॉसेस है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक क्लियर है आपका, कॉसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। नाउ अब इसके तीन टाइप्स हैं, मतलब तीन कॉसेस, मतलब तीन कॉसेस हैं। पहला जो है वो इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स के अंदर क्या होना, इंक्रीज होना। और दूसरा क्या है, लो और डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट और डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, मतलब जो एक्सपोर्ट है वो क्या होना, कम हो जाना, ठीक है, और उसके अंदर कम होना एक्सपोर्ट के अंदर। और मैंने कुछ ऐसे प्रॉब्लम जिसमें मैंने इसको क्या लिया, जनरल, इसमें लिया जनरल कॉसेस में, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी क्या है, सब पॉइंट है, इसके अंदर भी क्या है, सब पॉइंट है। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप पहले ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर क्या करोगे, इंक्रीज इन
इंपोर्ट्स का पॉइंट लिखोगे और एक एक पॉइंट को क्या करोगे, थोड़ा दो दो तीन तीन लाइन में आप ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे। जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, जो भी आपको समझेगा उसके हिसाब से आप दो दो तीन तीन लाइन लिख लीजिए, सो दैट आपका 2 पेज में आराम से इजिली आंसर्स कवर हो जाए। ठीक है, ओके ना। अब हम लोग पहला क्या डिस्कस करेंगे, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। हम लोग कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको गाइड भी करते रहूंगा प्रॉपर, ताकि आपको समझे लेक्चर्स के बीच में। अब वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। ओके, तो पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कौन सा, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। इंक्रीज मतलब बढ़ना, इंपोर्ट्स ठीक है, इंपोर्ट मतलब हम लोग जो माल खरीदते हैं दूसरे कंट्री से। ठीक है, इंडिया कोई सामान खरीदता है दूसरे कंट्री से, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, आप टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स कर रहे हैं या कोई मशीनरी इंपोर्ट्स कर रहे हैं, इंपोर्ट्स के अंदर क्या होना, इंक्रीज होना। अब इंपोर्ट्स जब इंक्रीज होता है तो उसके कौन कौन से जैसे रीजंस है। पहला बोला है इंपोर्ट्स ऑफ एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो इंपोर्ट्स ऑफ एसेंशियल, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है क्रूड ऑयल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब कुछ ऐसे गुड्स हैं जो इंडिया में नहीं प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल दोगे, जैसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जो नहीं प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पे इंडिया में है ही नहीं प्रोडक्शन उसका। उसका प्रोडक्शन तो गल्फ कंट्री में है, रशिया में है, अलग अलग बाहर बहुत सारे कंट्रीज में है, अपने पास तो नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, हमको पावर सेक्टर डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करना है, उन सब के लिए एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो उनके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को एक इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि उसका कोई सब्सटीट्यूशन तो है ही नहीं। अभी रोड पे अगर कार चलाना तो भाई पेट्रोल तो चाहिए, है ना। तो कुछ ऐसे गुड्स जो हम लोग कंट्री नहीं प्रोड्यूस करता है, तो वो केस में कंट्री क्या करता है, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करेगा ही, चाहे उसका प्राइस घटने दो या प्राइस बढ़ने दो, उससे कोई लेना देना नहीं। इंपोर्ट कंट्री क्या करता है, उस पर्टिकुलर गुड्स को इंपोर्ट करेगा ही करेगा उस कंट्री से। ठीक है, क्योंकि उसका कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है। तो वही बोला है कि एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट गुड्स है वो। ठीक है, तो उसको इंपोर्ट करेगा ही। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इंपोर्ट्स इंक्रीज होगा कि नहीं इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। कंट्रीज लाइक which do not have enough supply of essential goods like food items, raw materials, crude oil or essential capitals equipments are required to import them. The being essential, it is not possible to reduce their imports. अब ये इंपॉर्टेंट है तो उसको रिड्यूस नहीं कर सकता ना। अभी इंडिया के पास अगर क्रूड ऑयल नहीं है भाई, ऑयल एंड नेचुरल गैस नहीं है, तो अपन कंट्री क्या करेगा, पेट्रोल अगर नहीं है तो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब इंपोर्ट करेगा ही, क्योंकि अपने पास है नहीं ऑप्शन। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास नहीं है इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट्स कंपलसरी क्या करेगा, 100% उसके लिए एसेंशियल बन जाता है, वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करेगा ही। और उसको रिड्यूस नहीं कर सकता, इंपोर्ट्स कम कर नहीं सकता, क्योंकि अगर कम करेगा तो कंट्रीज का जो रोजमर्रा का जो है प्रोसेस है वो तो सब पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझा, इंपोर्ट्स ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मतलब कंट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे हमारे इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो अब जब कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो उसके लिए खर्चे भी लगते हैं। ठीक है, अब उसके खर्चे करने के लिए कैपिटल्स अपने पास चाहिए, तो हम लोग को जबरदस्ती उसमें तो एक्सपेंडिचर होगा ही। ठीक है, इंपोर्ट्स होगा उस पर्टिकुलर चीज़ का। देखो, अब पॉइंट को समझो, आप खुद से एक्सप्लेन करो। अब इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन यू डोंट हैव टू राइट दिस मच। मैंने ये इसलिए लिया ताकि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जांपल लिखा है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज विच हैव मार्क्ड upon the planned development programs required to imports of capital goods, raw materials, highly skilled and specialized manpower, unavailable or short supply at home. अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे मान लीजिए अभी वंदे भारत हमारे इंडिया में जो है ट्रेन का अलग अलग हर जगह चालू हो रहा है। ठीक है, हर रूट पे कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि बहुत फास्ट है स्पीड अप। ठीक है, अब वो क्या हमारे कंट्री में डेवलप हुआ है, नहीं, वो तो दूसरे कंट्री में हुआ है। ठीक है, अब वो उसको चलाने के लिए हमारे पास वो स्किल्ड लेबर है क्या, नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेंगे, वो लेबर हमको बाहर से मंगाने पड़ेंगे। और बाहर से मंगाने के बाद या तो कोचेस मतलब कुछ ट्रेनर मंगाने पड़ेंगे बाहर से, मतलब हम लोग इंपोर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, पूरी ट्रेन इंपोर्ट्स कर रहे हैं, उसको चलाने के लिए जो स्किल चाहिए वो हमारे पास नहीं है, तो वो भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इन दैट केस क्या हो रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है ना, हमको कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए अपन इंपोर्ट कर रहे हैं।
है ना। हाँ, ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं कर सकते भाई, हम लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे, वहाँ उस कंट्री से ट्रेनर बुला के यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, ताकि हमारे कंट्री के लोगों को समझ में आए चीज़ें, सो दैट बाद में फिर इंपोर्ट ना करना पड़े। लेकिन अगर डेवलपमेंट करना है तो इनिशियल पेज पे तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेके आना ही पड़ेगा, राइट, इंपोर्ट्स करना ही पड़ेगा। सो नाउ यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ, वेरी कॉमन रीजन, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड्स बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तो अपने कंट्री में अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे, इंपोर्ट्स करेंगे। व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीज, अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा तो अल्टीमेटली डिमांड भी बढ़ेगा, कौन से गुड्स का, इंपोर्टेड गुड्स का, राइट। देखो, most countries experience an increase in population like India, China is the population not only the large but the continuous increase, और continuous increase हो रहा है to meet their needs, जो ज़रूरतें हैं उनको फुलफिल करने के लिए imports become essential। कि भाई खाने वाले 10 लोग हैं लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 5 जन का हो रहा है, तो भाई 5 जन का और जो खाने वाले हैं उनका खाना कहाँ से आएगा, दूसरे कंट्री से आएगा, राइट। सो आई एम श्योर यू आर गेटिंग। ओके, अब ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हुआ। चौथा पॉइंट कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट्स मतलब होता है कि भाई दूसरे का देख के पहन अपने आप को चेंज करना। मान लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ की लाइफस्टाइल जो है हम लोग यहाँ पे इंडिया में रह के उनकी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, तो वो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। दूसरे की लाइफ को देख के क्या करना, अपने आप को उसके तरीके से ढालना, ठीक है। ट्रेंडी, जैसे फटी हुई जीन्स पहनते हैं लोग, पहला हम लोग फटी हुई जीन्स अगर थोड़ा भी फट जाता था किधर पे, शर्म आती थी पहन के जाने में, किधर, स्कूल और कॉलेजेस, स्कूल के टाइम पे। लेकिन अभी क्या है, वो ट्रेंड बन गया है, राइट। तो डेमोन्स्ट्रेट, ये तो मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब फॉरेन लाइक लग्जरियस लाइफ का देख के बहुत सारे लोग देख के क्या करते हैं, उस सारी चीज़ें जो है अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, है ना। बहुत सारे व्लॉग देखते हैं लोग, रशिया में घूमने जाते हैं, तो अब क्या, उनका लाइफस्टाइल देखने के बाद हम लोग सोचते हैं हम लोग भी वैसे बनेगा, राइट। just for your understanding, right, now you understand what is demonstration effect। okay, so हम लोग ने कौन सा टॉपिक कवर किया, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। अब ये 4 रीजन थे। अब आपको चारों रीजन समझ में आ गए, सर कैसे एक्सप्लेन करना है, तो आप 2 से 3 लाइन में ट्राई करो एक्सप्लेन करने में। टीवाई में पहुंच गए हो तो समझो आपके पास टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, तभी तो टीवाई में पहुंचे हो, राइट। इतने साल तक पढ़ाई करके, तो थोड़ा और दिमाग थोड़ा सा लगाओ और खुद से 2-2 3-3 लाइन में खुद से एक्सप्लेन करो, क्योंकि इंग्लिश के प्रैक्टिस अब भी कर लो, ताकि इंटरव्यू में जब जाओ कहीं पे जॉब के लिए तो थोड़ा सा इंग्लिश का पहले से प्रैक्टिस हुआ रहा है, ठीक है। चलो, अब दूसरा हम लोग कौन सा डिस्कस करते हैं, लो और डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट और डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। अब देखो, इंपोर्ट्स अगर बढ़ता है तो हमारा क्या होता है, कंट्री का आउटफ्लो होता है मनी, ठीक है, मतलब पेमेंट क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट कम हो रहा है, मतलब हमारा जो इनफ्लो था, मतलब जो हमारे इकोनॉमी के अंदर पैसा आने आना था, वो पैसा भी आना क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट कम हो गया। जब अपन एक्सपोर्ट बेचेंगे नहीं तो अपने को पैसा मिलेगा ही नहीं, मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, इनफ्लो कम हो जाएगा। तो जब लो एक्सपोर्ट होगा तो डिसइक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अपना इनकम तो, रेवेन्यू तो रिसिप्ट आ ही नहीं रहा है ना, सिर्फ पेमेंट हो रहा है। क्योंकि रिसिप्ट नहीं हो रहा तो पेमेंट ज़्यादा रहेगा, अल्टीमेटली हम लोग इंपोर्ट करेंगे, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम। अब इसमें 3 है, एक लो इनकम इलास्टिसिटी, डिस्कवरी ऑफ सब्सटीट्यूशन, और प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। चलो डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो, जैसे इनकम्स बढ़ेगा वैसे डिमांड भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों का जब इनकम बढ़ता है तो लोग खर्चा करते हैं, स्पेंड करते हैं, मतलब डिमांड करता है। सो एज इनकम इंक्रीजेस डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन अगर इनकम कम होगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट मीन्स जो इनकम कम है तो उसकी वजह से डिमांड भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जब डिमांड कम हो जाएगा तो लोग एक्सपोर्ट क्या करेंगे, नहीं करेंगे, राइट। सो वही बोला है कि लो इनकम इलास्टिसिटी, इफ अ कंट्री एक्सपीरियंस लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट्स एक्सपोर्ट, देन द एक्सपोर्ट मे नॉट इंक्रीज। मोस्ट ऑफ द पुअर कंट्रीज फिल देयर प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट टू हैव वेरी लो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, ठीक है। अब बाहर कंट्रीज में अगर उनका डिमांड ही नहीं होगा, भाई इनकम ही नहीं है, ठीक है, तो हम लोग नहीं डिमांड करेंगे उस गुड्स का, मतलब इम्पोर्ट्स करेंगे नहीं हम लोग उस गुड्स का, है ना। तो डिपेंड्स होता है कि कंट्रीज का जो लो इनकम इनकम ग्रुप, इसके लिए कंट्री हमेशा सोचता है कि इन्वेस्टमेंट हो ताकि आउटपुट बढ़े, फिर एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों का इनकम हो, फिर वापस हो इन्वेस्टमेंट हो, साइकिल, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड लो इनकम इलास्टिक डिमांड, मतलब एज इनकम इंक्रीजेस
डिमांड ऑल्सो इंक्रीज, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लो इनकम की वजह से क्या हो रहा है, डिमांड नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है, डिस्कवरी ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब डिस्कवरी कर लेना मतलब खोज लेना, आपने देखा रहेगा डिस्कवरी चैनल पे मैन वर्सेस वाइल्ड, राइट, कुछ नया खोजते, जंगल में जाते है ना, कुछ भी खा खा लेता है वो तो उसमें पहले जब छोटा था मैं बहुत देखता था, मज़ा आता था एडवेंचरस। अभी उस मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है अलग अलग जगह पे जाके लोकल फूड ट्राई करना। ठीक है। तो मेरा व्लॉग चैनल भी है, मेरे चैनल में ऐड कर दूंगा, देख लेना कभी। तो मैं भी क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्कवरी मतलब खोज करना कोई नई चीज़। अब सब्सटीट्यूशन मतलब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, अब वो उसका सब्सटीट्यूशन ढूंढ लेना। तो लोग क्या करेंगे, अब जैसे टी एंड कॉफ़ी है, अब टी का सब्सटीट्यूशन कॉफ़ी है, कॉफ़ी का सब्सटीट्यूशन टी है। ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा, उसका डिमांड चेंज हो जाएगा सब्सटीट्यूशन की वजह से। ठीक है। तो मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है, अब देखिए टेक्नोलॉजी क्या, टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स रिजल्ट्स इन फाइंडिंग आउट द न्यू सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन मतलब हूबहू एक जैसा। ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक फॉर अ रबर, रबर का पहले अभी प्लास्टिक सब्सटीट्यूशन आ गया रबर का, सिंथेटिक फाइबर फॉर कॉटन। ठीक है। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेट्रा, है ना, अभी एनर्जी के सोर्स में बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज आ गए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सब्सटीट्यूशन की वजह से कुछ प्रोडक्ट का जो डिमांड बहुत ज़्यादा था, अब उसका डिमांड होगा ही नहीं, मतलब एक्सपोर्ट होगा ही नहीं। ठीक है। क्योंकि बाहर की कंट्री नहीं डिमांड कर रहा उस प्रोडक्ट का, क्योंकि उसने खुद का एक सब्सटीट्यूशन ढूंढ लिया है। सो उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा, और उसकी वजह से एक्सपोर्ट क्या होगा, कम होगा। जब डिमांड नहीं हो रहा है मतलब कोई खरीद ही नहीं रहा है, जब खरीद नहीं रहे तो बेच बेच के करेगा, मतलब बेच होगा ही नहीं, राइट, डिमांड होगा ही नहीं उस चीज़ का, राइट। Technological improvements reduce the raw materials requirements और content, thus the reducing demand for raw materials। अब raw material का भी requirement कम हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से कम वक्त में कम क्वांटिटी में ज़्यादा, मतलब रॉ मटेरियल में ज़्यादा प्रोडक्शन करना, वेस्ट कम से कम होना, राइट। तो वो भी एक चीज़ है, समझा, डिस्कवरी ऑफ सब्सटीट्यूशन। फिर उसके बाद आता है प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी, और प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी बोलेगा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोटेक्शनिस्टिक ट्रेड पॉलिसी और प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी दोनों सेम ही है। अब मान लीजिए हम लोग ने लेक्चर्स में डिस्कस किया था फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शन ट्रेड, आई एम श्योर आपने देखा रहेगा, नहीं देखा है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। बेसिकली प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी होता है जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखता है दो, जब भी वो ट्रेड करता है दूसरे कंट्री के साथ। ठीक है। जैसे टैक्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं टैरिफ बैरियर, जैसे कानून एक्ट लॉ, तो वो क्या होता है, नॉन टैरिफ होता है। तो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ का क्या करता है, रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, सो दैट जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उससे कंट्री पे पर इफेक्ट ना हो। तो प्रोडक्शन ट्रेड पॉलिसी की वजह से भी क्या होता है कि एक्सपोर्ट कम होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है तो आप पढ़ सकते हैं, यूएसए का एक एग्जांपल दिया था कि जो डेवलप्ड नेशन होता है बेसिकली फ्री ट्रेड पॉलिसी फॉलो करते हैं, बट ऐसा रियल में नहीं होता है, क्योंकि कंट्रीज क्या करता है, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पॉलिसी लगा के रखता है। तो अल्टीमेटली डिमांड क्या होता है उस चीज़ का, कम हो जाता है। यहाँ पे एक सोशल डंपिंग बोला है, तो एम्प्लॉयमेंट्स के रिगार्डिंग है। सोशल डंपिंग बेसिकली जो लेबर्स होता है, चीप लेबर्स अवेलेबल होता है, उससे डंपिंग करना। डंपिंग होता है तो गुड्स को फॉरेन मार्केट में कम प्राइस में बेचना डोमेस्टिक मार्केट से, सेम वो डंपिंग, सोशल डंपिंग में लेबर्स का आ जाता है। ठीक है। रिस्ट्रिक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्री है वो तो वेल एडवांस होता है, तो बहुत सारे रूल लगा के रख देता है डेवलपिंग नेशन के ऊपर या पुअर नेशन के ऊपर, सो दैट जो छोटे नेशन है जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी क्या हो जाए, ना करें, और करे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाए, जिससे क्या हो गया कि डेवलप नेशन क्या कर सके, रूल कर सके। ठीक है। सो बेसिकली ये भी हम लोग ने फ्री ट्रेड में और प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, जाके आप देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। साइक्लिकल ट्रांसमिशन, अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, साइक ये वाला जनरल कॉसेस। अब इसमें साइक्लिकल है, कैपिटल फ्लाइट स्ट्रक्चर है, ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है। चलो, तो साइक्लिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, बेसिकली हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि बिजनेस साइकिल एक होता है। बिजनेस साइकिल में क्या होता है, 4 फेसेस होते हैं, प्रॉस्पेरिटी होता है, रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, फिर रिकवरी होता है। ठीक है। देखो यहाँ पर रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो डिमांड होता है, जो सप्लाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो क्या होता है, कम ज़्यादा होता है बेसिकली। ठीक है। तो जब डिमांड कम होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस चीज़ का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, और एक्सपोर्ट जब कम हो जाएगा तो
इम्पोर्ट्स ज़्यादा रहेगा तो उसकी वजह से क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पे लिखा भी है वन और मोर डेवलप नेशंस कंट्री में इफेक्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज द कॉसेज ऑफ डेयरी एंड, ये भी बोल रहा है कि साइक्लिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ये भी होता है कि उसका इफेक्ट क्या होता है बाकी के देशों में भी क्या होता है, उसका इफेक्ट होता है। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल दैट इज लो इनकम्स, लो डिमांड्स, हम लोग ने ऑलरेडी इस लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में, तो एक बार देख लीजिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है कैपिटल फ्लाइट। तो कैपिटल फ्लाइट मतलब कैपिटल क्या करेगा, फ्लाइट करेगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो बाहर फॉरेन कंट्रीज है उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो करके रखा है, उनको ऐसा फील होता है कि यहाँ पे अगर उनको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो अपने इंडिया कंट्री से पैसा निकाल के क्या करेगा, इन्वेस्टर पैसा निकाल के दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंडिया से पैसा विड्रॉ इसने निकाला और वो पैसा क्या वियतनाम कंट्रीज में डाल दिया, तो अब कैपिटल क्या हो रहा है, फ्लाइट हो रहा है। अब ये कैपिटल फ्लाइट क्यों होता है, क्योंकि जब जो इन्वेस्टमेंट करता है बाहर के देशों, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको अगर ऐसा फील होता है कि यहाँ पे जो है इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, या उनको प्रॉफिट उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो आउटफ्लो कर देते हैं। तो ये बोला है कि इट इज़ अ सिचुएशन वेयर द इन्वेस्टर विड्रॉ देयर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन वाले लोग ने जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया था वो विड्रॉ कर लिया, विच इज टर्न टू क्या ब्रिंग प्रेशर ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड डेफिसिट, और वो ये लोग क्या करते हैं जो विड्रॉ करने के बाद दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, लिख लो इधर पे, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट बेसिकली इकोनॉमी का रिफॉर्म करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिबरलाइज आया था, प्राइवेटाइजेशन हुआ था, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, ठीक है, 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अपन ने सेमेस्टर 5 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो उस ये क्या होता है कि उसके रिफॉर्म की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी क्या होता है, इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, अब ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन पूरा बोलना कि एक कॉमन मार्केट बना देना, ग्लोबल विलेज, मतलब पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट, कॉमन मार्केट बनाना। अब उसमें क्या होता है कि अगर एक देश के अंदर कुछ होता है तो बाकी के देशों पे भी क्या होता है, इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चालू है, राइट, बट उसका इफेक्ट बाकी के देशों में भी हो रहा है धीरे धीरे। आप देख लो यूएसए में बैंक्स जो है, एक दो बैंक ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, ठीक है, कंगाल हो चुके हैं। अब वैसा सेम टू सेम हमारे इंडिया में भी हो सकता है, ठीक है। आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि रिसेशन आए। अभी अपने इंडिया का भी अगर हिस्ट्री उठा के देख लोगे थोड़ा, लास्ट ईयर से अभी ये साल तक का रेपो रेट जो है, बैंक आरबीआई ने बहुत बार 3 से 4 बार चेंज किया है। उसका मतलब क्या हुआ कि उसका मतलब ही ये इफेक्ट है, क्योंकि मनी सप्लाई का जो है इफेक्ट आ रहा है, धीरे धीरे प्रेशर आ रहा है, उसका कंज्यूमर लोन्स जो है बिकम कॉस्टलियर। अब धीरे धीरे स्पेंडिंग्स अगर कम हो जाएगा लोगों का, ठीक है, कम नंबर ऑफ जॉब एम्प्लॉयमेंट रहेंगे, तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट कम होगा या कंपनीज डूब बंद होगी, ठीक है, उनका बिजनेस प्रोसेस बंद होगा, तो अल्टीमेटली वो रिसेशन एक पीरियड आ सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा बहुत सारे लोग रिसर्च करके बोल रहे हैं कि आएगा अभी एक बार, लेट्स सी। ना आए तो अच्छा है, क्योंकि अगर आएगा तो बहुत वापस से प्रॉब्लम होगा, जिसमें वापस से रिफॉर्म लाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, लोगों का जो इनकम का सोर्स है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, तो आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बट मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बता दिया कि इस तरीके से जो है आप एक्सप्लेनेशन करना, उसका मीनिंग मैंने बता दिया, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नोट्स चाहिए तो नॉर्मली वीडियो को पॉज करके लिख लो भाई, अब ये सेम मत लिखो, आप खुद से बना लो, क्योंकि मैंने तो बता दिया, ठीक है। और कोई पॉइंट अगर नहीं समझा है तो कमेंट में पूछ लो, कमेंट सेक्शन में मैं एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।